गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे घर पे और देखिए जम करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे, मुझे ये उम्मीद है आपसे। देखिए बेटा, आज हम अपना नया टॉपिक लेके आए सरफेस केमिस्ट्री का, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। क्या है प्रोटेक्टिव कोलाइड, जिसको हम कहते हैं हिंदी में रक्सी कोलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर हमारे पास एग्जाम में मैंने जितने भी अभी तक आपको ये टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। अपोहन के बारे में पूछ लिया, वैद्युत कण संचलन पूछ लिया, रक्सिकोलाइड पूछ लिया, अभी हम पायस पढ़ेंगे, पायस पूछ लिया जाता है। आप थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। देखिए रक्सिकोलाइड क्या होते हैं, आइए सबसे पहले जरा उसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। किसी द्रव स्नेही कोलाइड्स यानी लियोफिलिक कोलाइड यानी द्रव रागी कोलाइड यानी जो सॉल्वेंट लविंग होते हैं। क्लियर? किसी द्रव स्नेही कोलाइड का उपयोग कर वैद्युत अपघट्य मिलाए जाने पर, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाए जाने पर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों की, जो हमारी लियोफोबिक कोलाइड विलयन होते हैं, उनकी स्कंदन यानी कोगुलेशन से रक्षा की जाती है, और इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त द्रव स्नेही कोलाइड्स को रक्सिकोलाइड कहते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं। पॉइंट इसके लिए कहने का मतलब यह है, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो लियोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, कल मैंने आपको कोगुलेशन के मेथड्स पढ़ाए थे कि किस प्रकार से हम द्रव्य विरोधी कोलाइड्स जो होते हैं, हमारे लियोफोबिक जो कोलाइड्स होते हैं, उनको कई विधियों से हम क्या करते हैं, उनका कोगुलेशन करते हैं, स्कंदन करते हैं, यानी पीपीटी बनाते हैं। आपने उसमें कुछ मेथड देखे, बॉइलिंग मेथड देखा, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स मेथड देखा, आपने उसमें हमारा स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोलाइट्स के मेथड के साथ में हमने वैद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड देखा। इससे हमने क्या किया, उस कोलाइड का पीपीटी किया। अब बात आती है कि जो हमारे पास लियोफोबिक कोलाइड्स हैं, हम अगर उसमें वैद्युत अपघट्य मिला भी है उस लियोफिलिक कोलाइड में, द्रव्य विरोधी कोलाइड में, तो ऐसा क्या हम उसमें मिलाएं कि उससे उसका स्कंदन रुक जाए? ऐसा क्या मिलाएं कि स्कंदन रुक जाए? तो ये पाया गया कि यदि कोई विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा हमने मिला दी किसी लियोफोबिक कोलाइड्स में, अगर हम उसके अंदर लियोफिलिक कोलाइड डाल दें, थोड़ी सी मात्रा किसकी डाल दें, लियोफिलिक कोलाइड की मात्रा डाल दें, तो उसका कोगुलेशन नहीं होता, यानी वो पीपीटी में नहीं बदलता। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, प्रायोगिक रूप से इसको प्रूव किया गया है कि किस प्रकार से प्रोटेक्टिव कोलाइड्स यानी द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड का कोगुलेशन होने से रोकते हैं। आइए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, माना इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास कोई सॉल है। कौन सा? मैं इस सॉल का नाम यहां पे लिख रहा हूं, लियोफोबिक सॉल। लियो, आपका पॉइंट क्लियर हो चुका है, आप अच्छे से इसको पहले पढ़ चुके हैं। लियोफोबिक कोलाइड्स सॉल है हमारे पास, लियोफोबिक सॉल लिख दिया मैंने। लियोफोबिक जो होता है वो कोलाइडल सॉल होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे लियोफोबिक सॉल का, अब मैंने एक टेस्ट ट्यूब में लियोफोबिक सॉल लिया, कुछ भी लिया अभी, ठीक है, ये लियोफोबिक सॉल है। इसमें मतलब लियोफोबिक सॉल का मैंने एक आपको आयकार बना के दिखाया। अब देखिए, माना मैं इसमें कोई विद्युत अपघट्य डालता, माना मैंने इसमें KI डाल दी, पोटेशियम आयोडाइड। जैसे मैं इसमें पोटेशियम आयोडाइड पुट करूंगा, तो ये जो मेरा लियोफोबिक सॉल है, आपको पता ही है कि जो लियोफोबिक सॉल होते हैं, जब हम उसमें विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाते हैं तो उनका पीपीटी हो जाता है। कल पढ़ा ना हमने कि वैद्युत अपघट्य मिलाने पर वैद्युत अपघट्य भी हार्डी-सूजन नियम के अनुसार मैंने आपको बताया, जिसकी आयनाइजेशन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, यानी जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होगी या जिनकी वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। देखिए इसको मिलाते ही क्या होगा बेटा, देखिए इसका कोगुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे माना लियोफोबिक सॉल था, अब इसको जैसे ही हमने मिलाया तो इसका कोगुलेशन मतलब पीपीटी बन जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा, कोगुलेट हो गया, पीपीटी बन जाएगा। पॉइंट इज क्लियर, वेरी सिंपल। हमने कोगुलेशन मेथड में पढ़ लिया है, लियोफोबिक सॉल्यूट का कोगुलेशन इलेक्ट्रोलाइट्स को मिला के हो जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखिए मेरे पास एक और टेस्ट ट्यूब है, पॉइंट एज हियर, वेरी सिंपल दैट हियर, रक्सिकोलाइट को समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक और टेस्ट ट्यूब है, लेकिन अब की बार मेरे पास इस टेस्ट ट्यूब में मैंने कौन सा कोलाइड लिया, देखिए अब की बार मैंने लिया है लियोफिलिक, लियोफिलिक सॉल लिया है, कोलाइडल सॉल लिया। कौन सा लिया? लियोफिलिक। लियोफिलिक यानी द्रव स्नेही। कौन सा लिया मैंने? द्रव स्नेही कोलाइड। अब देखिए बेटा, द्रव स्नेही कोलाइड के बारे में मैंने कल भी आपको बताया जब कोगुलेशन का मेथड कर रहे थे, कि द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं वो डिस्पर्स मीडियम, जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्वेंट लविंग होते हैं, सॉल्वेंट लविंग। अब इसमें क्या माना, मैंने ये सॉल्व बनाया किसमें? पानी में बनाया। तो जैसे ही मैंने इसे पानी में ये सॉल्व को बनाया, तो ये क्या होता है, इसके चारों ओर पानी, क्योंकि ये सॉल्वेंट लविंग है। क्या है ये? सॉल्वेंट लविंग है। तो सॉल्वेंट लविंग होने के कारण
इसके चारों ओर पानी की एक लेयर बन जाती है। पॉइंट इसके लिए पानी सॉल्वेंट लबिंग है तो पानी के कण इसके नजदीक आते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं इसके सरफेस पे, तो क्या होता है, इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है। प्रोटेक्टिव लेयर कौन बना लेता है, इसका सॉल्वेंट ही बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, हमने वाटर ले लिया, उसमें हमने एक लियोफिलिक सॉल्ट है और उस वाटर ने उसकी तरफ प्रोटेक्टिव लेयर। अब अगर मैं इसमें KI मिलाऊं, कल मैंने आपको बोला था कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उसमें बहुत कम ऐसे होते हैं जिनका विद्युत अपघट्य के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको उसमें पीपीटी करा सकते हैं। उसका मैंने एक ही मेथड आपको बताया था कि उचित सॉल्वेंट मिला करके, उचित सॉल्वेंट में अल्कोहल और एसीटोन का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अल्कोहल और एसीटोन किस प्रकार से द्रव स्नेही कोलाइड का कोगुलेशन करते हैं, बाकी कोई विधि के द्वारा द्रव स्नेही कोलाइड का कोगुलेशन नहीं होता है। देखिए अब अगर मैं इसमें KI पुट करूंगा तो आप देखिए ये जो KI है, इस KI का जो इलेक्ट्रोलाइट्स आया, ये प्रोटेक्टिव लेयर इस इलेक्ट्रोलाइट्स को से इसको बचा देती है। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वाटर की या सॉल्वेंट की या डिस्पर्जन मीडियम की, DM की, डिस्पर्जन जो मीडियम हमारा उसकी, तो उससे क्या होता है, देखिए ये KI जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इससे इस सॉल्ट को क्या कर देता है, प्रोटेक्टिव कर देता है और इसका कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता। पॉइंट इज क्लियर। लियोफोबिक में पड़ता है, लियोफिलिक में नहीं पड़ता। अब क्या कहा, ये द्रव स्नेही कोलाइड में क्या माना गया कि माना इसमें हमने KI डाल रखा है, KI डाला और KI से इसका क्या हो रहा है, स्कंदन हो रहा है। अब ये डेफिनेशन रक्षी कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या कह रहा है कि अगर हम द्रव स्नेही कोलाइड को इसमें डाल दें, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड अपने आप एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर। हम क्या करेंगे, यहां से द्रव स्नेही कोलाइड को इसमें पुट कर देते। पॉइंट इज क्लियर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एंड प्रोटेक्टिव कोलाइड, हम द्रव स्नेही कोलाइड को विद्युत अपघट्य मिलाए हुए द्रव विरोधी कोलाइड के विलयन में मिलाएंगे, जो इसका स्कंदन से रक्षा करेगा और इसमें उपयुक्त होने वाले द्रव स्नेही कोलाइड को हम रक्षी कोलाइड कहते हैं। अब क्या हुआ बेटा, जैसे ही हमने थोड़ी सी मात्रा इसकी यहां मिलाई, इसने ये प्रोटेक्टिव लेयर इसके बाहर बना दी। द्रव स्नेही कोलाइड ने इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी, प्रोटेक्टिव लेयर बना दी और अब इसका स्कंदन नहीं हो रहा। अब कोगुलेशन जो ये पहले हो रहा था, अब इसका कोगुलेशन नहीं होगा, पीपीटी नहीं बनेगा, ये लियोफिलिक सॉल्ट ही रहेगा, कोलाइडल सॉल्ट ही रहेगा। पॉइंट इज क्लियर। इसको जो हमने लियोफिलिक सॉल्ट द्रव स्नेही कोलाइड के रूप में जिसका हमने यहां प्रयोग किया, इसको हम प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड। आई थिंक सो आपका पॉइंट क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से आपको नटसेल में कह रहा हूं, लियोफिलिक सॉल्ट में जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मिलाने के बाद लियोफिलिक सॉल्ट का कोगुलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, कोगुलेशन, यानी वो पीपीटी में टूट जाता है। क्लियर। लेकिन लियोफोबिक सॉल्ट का पीपीटी हो जाता है, लियोफोबिक का, ठीक है, द्रव विरोधी। लेकिन लियोफिलिक यानी द्रव स्नेही कोलाइड में जब हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाते हैं, तो क्योंकि ये द्रव स्नेही है, सॉल्वेंट स्नेही है, सॉल्वेंट लविंग है, तो जो भी सॉल्वेंट इसमें होता है वो इसके बाहर क्या बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। फॉर टाइम बिंग वाटर इसके चारों ओर लग जाता है प्रोटेक्टिव लेयर। अब इसका कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है, इसका मतलब इसका कोगुलेशन नहीं हो पाता। तो अब क्या किया हमने कि इसी लियोफिलिक सॉल्ट को इस वाले में मिला दिया जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिला है और लियोफोबिक सॉल्ट है। तो जैसे ही हम इसको मिलाते हैं, लियोफिलिक सॉल्ट को इस लियोफोबिक सॉल्ट में मिलाते हैं, तो ये लियोफिलिक सॉल्ट इसके बाहर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, क्योंकि ये तो सॉल्वेंट लविंग है, इसके लिए भी वो क्या बना लेगा, प्रोटेक्टिव लेयर। और प्रोटेक्टिव लेयर बना करके इसका पीपीटी होने से बच जाता है, इसका कोगुलेशन नहीं हो पाता है, ये कोलाइडल सॉल्ट ही रहता है। इसलिए इस द्रव स्नेही कोलाइड को प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कहते हैं। नाउ गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्ड नंबर। रक्सी कोलाइड हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए वही रक्सी कोलाइड से रिलेटेड हमारे पास एक नया टॉपिक है, वो है हमारे पास गोल्ड नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन बताइए। मैंने अभी आपको रक्सी कोलाइड क्लियर किया, अब मैं आपको स्वर्ण संख्या एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर कराऊंगा। देखिए बेटा, पहले परिभाषा पे चलते हैं कि स्वर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या होती है। ढंग से देखिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। किसी रक्सी कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिलीग्राम में, स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में व्यक्त उसकी वह न्यूनतम मात्रा है, न्यूनतम लिस्ट वैल्यू, जो एक 10 ml स्वर्ण सॉल्ट को
कितना ml? 10 ml स्वर्ण सॉल्ट यानी गोल्ड के सॉल्ट में स्कंदन कोगुलेशन रोकने में उस समय ठीक पर्याप्त होती है, जबकि स्वर्ण सॉल्ट में 1 ml सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है। 1 ml क्या मिलाया जाता है? सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है। पॉइंट इज क्लियर? कहने का मतलब है रक्सीकोलाइड में हमने पढ़ा तो स्वर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो स्वर्ण संख्या मिली, सबसे पहली बात है एक तो ये मिलीग्राम में ज्ञात की जाएगी, और दूसरा मैं बताऊं बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मैंने रक्सीकोलाइड में भी आपको बताया ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है, इसलिए मिलीग्राम में 10 ml स्वर्ण सॉल्ट में 1 ml सोडियम, इस तरीके की वैल्यू की बात हुई है। हुआ क्या बेटा, देखिए इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हुआ क्या, किसका सॉल्ट है हमारे पास? स्वर्ण सॉल्ट। हुआ क्या कि आपके पास माना ये किसका सॉल्ट है? Au यानी स्वर्ण का सॉल्ट है। कितने ml है? 10 ml स्वर्ण का सॉल्ट। यहां पे Au का सॉल्ट भरा हुआ है, मतलब कोलाइडल सॉल्ट है। मैं Au को राउंड करके दिखा रहा हूं क्योंकि कोलाइड कण बड़े होते हैं। कितने ml? 10 ml आपने क्या लेना है? गोल्ड का सॉल्ट लेना है। 10 ml गोल्ड का सॉल्ट। इस 10 ml गोल्ड के सॉल्ट में आपने इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में NaCl मिलाना है। क्या मिलाया? जैसे ही हम इस 10 ml सॉल्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में NaCl मिलाते हैं, और कितना? 1 ml, मात्र 1 ml। 10 ml के गोल्ड के सॉल्ट में प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, 10 ml गोल्ड का सॉल्ट था। आप सभी जानते हैं गोल्ड का सॉल्ट कैसा होता है? द्रव लियोफोबिक होता है। कैसा होता है? लियोफोबिक, द्रव विरोधी। हमने बनाया था ब्रीडिंग आर्क मेथड के द्वारा। तो देखिए गोल्ड के सॉल्ट में जैसे ही आपने 10 ml गोल्ड के सॉल्ट में 1 ml क्या मिलाया? NaCl मिलाया। 1 ml NaCl मिलाते ही इसका कोगुलेशन हो जाएगा। विद्युत अपघटन मिलाते क्या हो जाएगा? कोगुलेशन हो जाएगा, यानी ये नीचे बैठ जाएंगे। कण कहां बैठ जाएंगे? यहाँ गोल्ड के कण नीचे बैठ करके प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। पॉइंट इज क्लियर? अब हमने क्या करना है, हमने अब कोई लियोफेबिक सॉल्यूशन लेना है, लियोफेबिक सॉल्ट लेना है, लियोफिलिक सॉल्ट लेना है। अभी मैंने आपको रक्सीकोलाइड में बताया कि हम क्या कर सकते हैं, लियोफेबिक सॉल्ट डाल करके लियोफेबिक सॉल्ट का विद्युत अपघटन की उपस्थिति में स्कंदन रोक सकते हैं। तो प्रूव करने के लिए क्या गया कि इस 10 ml गोल्ड के सॉल्ट में 1 ml जब हमने NaCl मिलाया तो इसका कोगुलेशन हो गया। अब क्या किया, इसके कोगुलेशन को रोकने के लिए इसमें क्या कर दिया, एक लियोफिलिक सॉल्ट डाल दिया, लियोफिलिक सॉल्ट डाल दिया। जैसे लियोफिलिक सॉल्ट डाला इसका कोगुलेशन नहीं हुआ, प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ। पॉइंट इज क्लियर? मेन ये है, यदि हम इसमें गोल्ड के सॉल्ट में कोई इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाते हैं तो उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। लेकिन हमने क्या किया, गोल्ड का सॉल्ट लिया एक टेस्ट ट्यूब में, 10 ml गोल्ड के सॉल्ट में 1 ml NaCl मिलाया और उसके साथ में क्या मिला दिया, उसमें लियोफिलिक सॉल्ट मिला दिया। कोई भी द्रव्य नहीं, कोलाइड जो प्रोटेक्टिव कोलाइड था वो मिला दिया। जैसे ही हम उसमें वो सॉल्ट मिलाते हैं उसका कोगुलेशन नहीं होता, पीपीटी नहीं होता, गोल्ड का सॉल्ट का पीपीटी नहीं होता, कोलाइडल ही सॉल्ट रहता है। प्रूव्ड वैल्यू है। क्या कह रहे हैं हम, किसी रक्सीकोलाइड कौन है हमारे? लियोफिलिक सॉल्ट। स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर मिलीग्राम में व्यक्त उसकी वह न्यूनतम मात्रा है जो एक 10 ml गोल्ड के सॉल्ट के स्कंदन को रोकने में ठीक उस समय पर्याप्त होती है जब उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में 1 ml NaCl मिलाया है। ये लियोफिलिक जितना आप डालेंगे वो उसका गोल्ड नंबर कहलाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, गोल्ड नंबर। पॉइंट इज क्लियर? प्रोटेक्टिव कोलाइड का काम हो गया। 10 ml, ये ध्यान रखना है, 10 ml गोल्ड के सॉल्ट में 1 ml NaCl मिलाया और उसको रोकने के लिए जितने नंबर्स ml में, मिलीग्राम में जितना हम लियोफिलिक सॉल्ट डालेंगे वही उसका क्या है, स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर है। क्या कहलाएगा? गोल्ड नंबर कहलाएगा। आई थिंक सो आपकी समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल के साथ। अब मैं आपके राइट साइड में बताता हूं कि लियोफिलिक सॉल्ट हमने पढ़े, जिलेटिन है, गूंद है, स्टार्च है, कैसीन है, हीमोग्लोबिन है, ये सारे क्या है हमारे लियोफिलिक सॉल्ट है। लियोफिलिक सॉल्ट में मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। अब यहां पे देखिए मैंने लियोफिलिक सॉल्ट लिखे हैं, ये इनका गोल्ड नंबर है, गोल्ड नंबर। देखिए बेटा गोल्ड नंबर लिखे हैं, ये गोल्ड नंबर वही है मिलीग्राम में, किसमें, मिलीग्राम में गोल्ड नंबर। जिलेटिन देखिए, जिलेटिन एक लियोफिलिक सॉल्ट है, जिलेटिन का गोल्ड नंबर 0.05 टू 0.11 है। कैसीन एक लियोफिलिक सॉल्ट है, 0.01 टू 0.02 है। हीमोग्लोबिन 0.03 टू 0.07 है। एग एल्बुमिन अंडे में जो पाया जाता प्रोटीन एल्बुमिन, वो भी एक क्या है हमारा लियोफिलिक सॉल्ट।
0.0 तो ये है, स्टार्च 20 to 25 है। देखिए गोल्ड नंबर लिखे हुए हैं और लियोफिलिक सॉल्ट लिखे हुए हैं। अब देखिए बेटा, मैंने आपको कहा कि यहाँ लियोफिलिक सॉल्ट डालना है, लेकिन किस में डालना है? मिलीग्राम में डालना है। कहने का मतलब है बहुत कम मात्रा लियोफिलिक सॉल्ट की होती है और वो इसको क्या करते हैं, इसका स्कंदन होने से रोक देती है। तो हम करते क्या है, गोल्ड के सॉल्ट में 10 ml सॉल्ट में जिसमें 1 ml NaCl पड़ा है, जो लियोफिलिक सॉल्ट डालते हैं जिलेटिन डालते हैं। कौन सा डालते हैं? जिलेटिन। अभी मैं बताता हूं जिलेटिन क्यों डालते हैं। जिलेटिन डालते ही गोल्ड का जो सॉल्ट है उसका पीपीटी नहीं होता, यानी उसका कोगुलेशन होने से वो सॉल्ट बच जाता है। अब देखिए जिलेटिन क्यों डाला बेटा, ये इसलिए डाला क्योंकि जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम होता है। जिलेटिन का गोल्ड नंबर क्या है? सबसे कम 0.05 टू 0. यानी जिलेटिन की 0.01 या 0.05 जो वैल्यू है, इतने मात्र डालने पर गोल्ड का कोगुलेशन नहीं होगा। इसका कारण क्या है? जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होता है, जिसकी स्वर्ण संख्या कम होती है, वो उतना ही इफेक्टिव रक्सीकोलाइट होता है। पॉइंट इज क्लियर। जिलेटिन क्यों डाला? क्योंकि जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम है। 0.005 की वैल्यू से ही 10 ml गोल्ड का कोगुलेशन होने से रुक गया। तो जिसका गोल्ड नंबर कम होता है वो उतना ही अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कहलाता है। इसलिए जिलेटिन सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड्स है, यानी जिलेटिन सबसे अच्छा लियोफिलिक प्रोटेक्टिव कोलाइड्स है। उसके बाद कैसीन, उसके बाद हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, रबर भी आता है, मैंने इसमें गम एरेबिक भी आता है बेटा, स्टार्च भी है। स्टार्च सबसे खराब, स्टार्च का गोल्ड नंबर सबसे ज्यादा। देखिए पॉजिटिव में, इट मींस स्टार्च उतना अच्छा रक्सीकोलाइड नहीं है जितना जिलेटिन है या कैसीन है। इसलिए गोल्ड के सॉल्ट को रोकने के लिए हम क्या डालते हैं? उसमें जिलेटिन डालते हैं। और इस प्रकार से देखिए बेटा, यहाँ पे आपका स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर, इंपोर्टेंट नंबर्स क्लियर हुआ। इसको रीड आउट करिए, पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इससे समझने की कोशिश करिए किस प्रकार से हमने इसको समझना है कि गोल्ड का क्या है 10 ml प्रैक्टिकल वैल्यू है। इस आधार पे पाया गया कि हम जब जिलेटिन मिलाते हैं तो इसका कोगुलेशन नहीं होता है। नाउ गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इमल्सन यानी पायस। देखिए इमल्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फिर से मैं आपको कह रहा हूं, जैसे स्वर्ण संख्या मैंने आपको ऐसी पायस है, लास्ट है हमारा ये कोलाइड का लास्ट टॉपिक है पायस में। देखिए इमल्सन क्या होता है, मैंने आपको शुरू में कोलाइड्स का वर्गीकरण कराया था, क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने ठोस लिक्विड, ठोस गैस, लिक्विड ठोस, लिक्विड गैस करवाए थे। तो जो लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें प्रक्षेपण भी लिक्विड हो और प्रक्षिप्त प्रावस्था भी लिक्विड हो, उससे बनने वाला जो सॉल्ट होता है उसको हम पायस कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सन। मैंने वो वर्गीकरण आपको कराया, क्लियर है वीडियो में। पायस देखिए, द्रव का द्रव्य में प्रक्षेपण, लिक्विड यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था भी लिक्विड, प्रक्षेपण माध्यम भी लिक्विड, और उनसे बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा इमल्सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमल्सन। सबसे बेहतरीन उदाहरण उसमें दिया था आपको दूध यानी मिल्क से बड़ा उदाहरण नहीं है। बालों पे लगने वाले जेल अक्सर आते हैं ना, बालों की क्रीम्स जो आती हैं जेल, वो भी उसका उदाहरण होते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है? जब प्रक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्स मीडियम यानी सॉल्वेंट, जो मैं आपको बार बार सॉल्वेंट से रिलेट करके समझाता हूं, एवं प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज यानी सॉल्यूट, दोनों ही द्रव हो, लिक्विड, दोनों की कंडीशन क्या है? लिक्विड। तो इन दोनों प्रावस्थाओं से बने कोलाइडी सॉल्यूशन को पायस कहते हैं। शुरू में क्लियर है, पायस कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर। वेरी सिंपल इमल्सन, लिक्विड। जैसे मैंने आपको कहा था लिक्विड गैस और लिक्विड सॉलिड का क्या याद रखना है? सॉलिड गैस का एरोसॉल, मैंने उस समय आपको बताया अंडरलाइन करके, एरोसॉल, जहां गैस होगा वहां एरोसॉल होगा, यहां लिक्विड है तो पायस होगा। अब आइए देखिए बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है जल में तेल, ऑयल इन वाटर, O/W लिखते हैं, ध्यान रखें, कई बार इस प्रकार से लिखा होता है। इसका मतलब समझना है, ऑयल इन वाटर, जल में तेल, यानी पानी हमारा क्या होगा इसमें? डिस्पर्स मीडियम। वाटर क्या होगा हमारे इसमें? पानी में तेल है ना, ये पानी में तेल, तो वाटर क्या है हमारा? DM यानी डिस्पर्स मीडियम। और ऑयल क्या है हमारा? डिस्पर्स फेज। यानी जब प्रक्षेपण माध्यम क्या हो? पानी हो, और प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या हो? तेल हो। यानी जब तेल प्रक्षिप्त प्रावस्था को पानी प्रक्षेपण माध्यम में
मिलाया जाता है तो उससे बनने वाले पायस को जल में तेल पायस कहते हैं। वेरी सिंपल, बस इतना ध्यान रखना है। जल में तेल, उदाहरण दूध, क्रीम, वेनिशिंग क्रीम्स जो आती हैं वो इसका उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दूध में, जल में तेल, पानी हमारा डिस्पर्स मीडियम होता है, उसमें फैट्स, तेल मतलब फैट्स, वसा, वसा के रूप में क्या होता है, वसा कहाँ होती है, दूध में, पानी में होती है। बॉइल करिए ना, बॉइल करते हुए देखिए आपने कैसे लेयर बनती है, बॉइल होते हुए मलाई टाइप के ऊपर निकलती है, वो फैट्स है। तो देखिए जल में तेल यानी दूध में जो फैट्स होता है वो पानी में होता है। डिस्पर्स मीडियम क्या है, सॉल्वेंट क्या है, पानी, और वसा क्या है दूध में, प्रक्षिप्त अवस्था। दूसरा हमारे पास तेल में जल, ठीक इसका उल्टा, तेल में जल, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल। यानी अब की बार इस सेकेंड वाले में हमारे पास डिस्पर्स जो मीडियम है वो क्या है, तेल है, ऑयल है, और डिस्पर्जन फेज क्या है हमारे पास, प्रक्षिप्त अवस्था क्या है, वाटर है। यानी वाटर की क्वांटिटी कम और ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा। देखिए उदाहरण कितना बढ़िया। होता क्या है, जब प्रक्षेपण माध्यम तेल में प्रक्षिप्त प्रावस्था पानी होती है तो ऐसे पायस को हम जल में तेल कहते हैं। देखिए मक्खन, कोल्ड क्रीम, मछली का तेल, कॉड ऑयल जिसे हम कहते हैं, फिश ऑयल, कॉड ऑयल, वो इसका उदाहरण है। मक्खन देखा आपने, मक्खन लगा हुआ होता है, मक्खन में क्या होता है, पानी। तो तेल ऑयली क्या है, डिस्पर्ज मीडियम में वाटर, डिस्पर्ज मीडियम में क्या होता है, वाटर होता है। तो ये है तेल में जल। वेरी सिंपल है, आपके पास आता है शॉर्ट नोट्स में, आप ध्यान रखिए, बस आपने इस माध्यम का ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखनी है, लिक्विड टू लिक्विड। क्या रखनी है, लिक्विड टू लिक्विड। इस प्रकार से बेटा कोलाइड से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हमने इस चैप्टर में क्लियर किए, सारे इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखिए। इस टॉपिक का लास्ट है एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स, यानी कोलाइड्स का अनुप्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए बेटा सिंपली मैं आपको बता दूं, नोट्स में आपके लिए भेज दूंगा कि शुद्धि जल के शुद्धिकरण में, साबुन के अपमार्जक के रूप में, आपने देखा औषधियों में यानी मेडिसिन फील्ड में, इन सारे कोलाइड्स का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। औषधि में होता है, पानी के शुद्धिकरण में होता है। आप देखिए साबुन यानी अपमार्जक जो हमने देखा, उसमें हमने मिसेल्स जो संरचना देखी, उसमें इनका प्रयोग, फोटोग्राफी फ्लूइड बनाने में कोलाइड्स के लेप का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कोलाइड्स का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा फील्ड में हम करते हैं। तो बेटा इस प्रकार से यहाँ पे हमारा ये सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर फिनिश होता है। आप इससे रिलेटेड पूरे वीडियो देखिए, और उन वीडियो में जहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर लिखिए। अच्छे से तैयारी करिए। हमारे 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का सबसे सरल अगर कोई चैप्टर है वो सरफेस केमिस्ट्री है। थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, मैंने आपको प्रैक्टिकली बेस्ड इसको आपको समझाने की कोशिश की है। आप इसे लर्न करिए और 100% इसमें गारंटी होती है कंप्लीट नंबर आने की। इसको तैयार कीजिए। थैंक यू।